नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अभी हमारा पेपर चल रहा था जिस कारण हम लोग अपना पढ़ाई जो है प्रॉपर रूप से लेकर के नहीं आ पा रहे थे। तो पेपर ख़त्म हो गया, इसलिए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का जो मेरा नोट्स है वो उसका टॉपिक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे आज। तो देखिए, हिस्ट्री की शुरुआत हम देखते कहाँ से हैं। आपको पता होगा कि आज से लगभग 13 लाख करोड़ वर्ष पूर्व जब हमारा पृथ्वी नहीं था, ठीक है, जब हमारा पृथ्वी नहीं था, तो इससे पहले इतिहास के बारे में तो हम जानेंगे बारे में, लेकिन सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चूँकि मैं प्रॉपर रूप से मैकेनिज़्म आपके दिमाग में बनाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ करके आगे बढ़ना है। तो 13.7 बिलियन ईयर्स एगो पूर्व जब हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब से हम उसके इतिहास को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये टॉपिक भूगोल का है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता करके आगे बढ़ूंगा, चूँकि आपके अंदर एक जो है तर्क शक्ति होनी चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो उस समय हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी। उसके बाद एक छोटे छोटे जो गैस होते हैं आपस में एकत्रित हुए और धीरे धीरे उनके घर्षण से और नई नई प्रकार की गैसें उत्पन्न हुई। जैसे कि आप हाइड्रोजन को जब तोड़ोगे तो हीलियम उत्पन्न होता है। आपके लगभग 8वीं या 9वीं की क्लास में आपने प्रॉपर रूप से इसका चैन प्रोसेस पढ़ा होगा कि जब दो हाइड्रोजन पर एक न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है तो उसके उत्पाद में हीलियम उत्पन्न होता है और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो उसी के आधार पर जो है ये आपस में टकराहट हुआ और जब इनसे नए नए उत्पाद तैयार हुए तो इन उत्पादों का एक जखीरा छोटे से फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर एक ऐसी सीमा आई कि इसमें जो है विस्फोट उत्पन्न हो गया, ठीक है। जब विस्फोट हुआ तो इसके देखिए बाहर भी कुछ नहीं था और इसके या अंदर भी कुछ नहीं था, ये सीधा ब्रह्मांड ही बनता स्टार्ट हो गया। तो जब ये विस्फोट हुआ तो इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यहाँ जो हमारे ग्रह और वगैरह जो हैं इसी के अंदर हुए स्थिति जो है उत्पन्न हुए। हमारे ग्रह और जो वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं ये इसी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं बिग बैंग सिद्धांत और यहीं से हमारे जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। फिर हम देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत से हुई, फिर ग्रहों और सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई। नेबुलर हाइपोथेसिस एक आया था कि इन गैसों का जब आपस में एकत्रीकरण हुआ, ठीक है, तो यहीं से गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुई। जब गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुआ तो इनको आपस में एकत्रित करना शुरू कर दिया और यहीं से ग्रेविटी के उत्पन्न होने के बाद जो है टाइम की उत्पत्ति भी इसी के साथ हुई। तो वास्तविकता में टाइम जो समय है हमारा बिग बैंग सिद्धांत से ही उत्पन्न हो गया था, लेकिन प्रॉपर रूप से जब ये नेबुलर थ्योरी आई थी कि जब गैस, नेबुलर का मतलब होता है विशाल गैसों का बादल, ठीक है। तो विशाल गैसों का बादल जब छोटे छोटे गैस के टुकड़े जो है आपस में एकत्रित हुए और एक बंध द्वारा बंध गए तो यहीं से एक बड़े गैस की बादल का निर्माण हुआ और यहीं से जो है हमारे तारों का जो है उत्पत्ति हुई, ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो नेबुलर हाइपोथेसिस आया है। ये जब मैं आपको वर्ल्ड जियोग्राफी के कॉस्मिक लेवल पर जब चीज़ों को लेकर के हम बताऊंगा वहाँ पर, या आपको बोल सकते हैं कि वही कॉस्मिक लेवल पर हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि वहाँ पर सारी चीज़ें उत्पन्न एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी करके है। तो वहाँ पर सारी चीज़ें जो है, एस्ट्रोनॉमी बेसिकली जो होती है वो अंतरिक्ष विज्ञान होता है, जबकि एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो ज्योतिष विज्ञान होता है, ठीक है। तो प्रॉपर रूप से हम जब वहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे तो आपको हम वहाँ पर बताएंगे। तो नेबुलर हाइपोथेसिस आया, इसी से हमारी जो है सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई। और एक तरफ जहाँ द्वितारक सिद्धांत आया और एक तरफ एक तारक सिद्धांत आया था, मतलब दो तारों से जो है पृथ्वी की उत्पत्ति कुछ वैज्ञानिक ने कहा और कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि एक तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भूगोल का कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा इतिहास के बारे में आपको बताता चल रहा हूँ कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई थी। फिर उसके बाद देखिए पृथ्वी और सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के बाद कॉमेट पृथ्वी से टकराया। आपको पता होगा कि जब पृथ्वी की हमारी उत्पत्ति हो गई थी नेबुलर हाइपोथेसिस से, आप थोड़ा डिस्कवरी वगैरह देखा करिए, उसमें आपको प्रॉपर रूप से एक व्यवस्था में सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप जब आपका बचपन यदि सामान्य रूप से गुजरा होगा, आप थोड़ा ज्ञान लेने का अनुभव करते होंगे, डिस्कवरी वगैरह देखते रहे होंगे, तो वहाँ पर जो है इनटू द यूनिवर्स विद स्टीफन हॉकिंग के नाम से काफ़ी कुछ जो है चैनल्स वगैरह में जो धारावाहिक आते थे, मैं उसको बहुत देखता था। तो मैं इस चीज़ को इमेनाइज कर रहा हूँ, मैं इसको सोच रहा हूँ, कल्पनाओं में मैं डूब रहा हूँ। आप उसको देखे होंगे तो आपको कल्पनाओं में से डूबने का अच्छा जो है माहौल उत्पन्न होता है। फिलहाल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप समझिए कि मतलब दो तारे थे, ठीक है। जब दो तारे आपस में रहेंगे तो एक दूसरे के बीच आकर्षण करेंगे, तो इनके आपस में आकर्षण के कारण जब ये आपस में टकराए
तो वहाँ से छोटे छोटे ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। चूँकि ग्रेविटी ऑलरेडी काम कर रहा था, जो टुकड़े बाहर चले गए वो ग्रह नहीं बन पाए, उनको जो है एस्ट्रोलॉजी के रूप में कहा जाता है। आपको पता होगा कि धूमकेतु वगैरह देखते होंगे या आप कॉमेट के रूप में देखते होंगे, छोटे छोटे। कॉमेट का मतलब होता है, जानते हैं क्या होता है कॉमेट? पूरे ग्रह में ग्रह जो हमारी होती है, मैं आपको ग्रह बता देता हूँ, जो तारों की परिक्रमा करते हैं उसको हम ग्रह कहते हैं, ठीक है। और तारे तारे किसको कहते हैं? जो गैलेक्सी की परिक्रमा करता है, जिनका स्वयं प्रकार का प्रकाश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तारे कहते हैं, ठीक है। अब दो तारक जब सिद्धांत आया था, तो दो तारक सिद्धांतों में ये चीज़ कहा जाने लगा कि इनके आपस में टकराहट हुई। जब इनकी आपस में टकराहट हुई तो इसका मलबा भी निकला, इसका भी मलबा निकला। फिर यहाँ पर जो है दोनों के आपस में जो है जुड़ाव हुए। जब दोनों के आपस में जुड़ाव हुए तो इनसे कई प्रकार की जो है ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी, जिस प्रकार हमारा जो सोलर सिस्टम है वो दिखाई देता है। एक तो ये हो गया। एक कॉन्सेप्ट वो कहता है कि तीन तारक थे, दो तारा आपस में थे, एक तारा यहाँ से बगल से गुजरा तो इसकी थोड़े से जो है एनर्जी ले लिया इसने, और जब इसने इसको तरफ अपनी तरफ खींचा तो इसके भी थोड़े अंश इसमें खींच गए। ये तो दूर चला गया, लेकिन इसके जो अंश हुए वो सिगार की नुमा में आकृति बना लिए। तो यहाँ पर तो जो हुआ वो सिगार नुमा आकृति के अनुसार हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई थी। तो मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको इसको हम लेकर के अपने हिस्ट्री वाले पोर्शन पे आ जाएं, ठीक है। तो सिगार नुमा आकृति उत्पन्न हुई और वहाँ से हमारे 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। फिलहाल अभी 8 हैं, लेकिन 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। पृथ्वी और सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के बाद कॉमेट पृथ्वी से टकराया। अब आपको पता हो कि हमारी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो एक भभकता हुआ आग का गोला था, ठीक है। भभकता हुआ आपका गोला था, और जब ये इस पे आके कॉमेट टकराया। कॉमेट क्या होता है? कॉमेट का एक ऐसा जो है बर्फ़ का टुकड़ा होता है जो हमारे अंतरिक्ष में घूम रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, ठीक है। और जब एक कॉमेट आकर के हमारी पृथ्वी से टकराया था तो भारी मात्रा में पानी उत्पन्न हुआ, जिससे देख लें हमारे बड़े बड़े आपको देखे होंगे कि महासागर उत्पन्न हुए तो इसी कॉमेट के टकराने से ही हुए हैं, गड्ढे हुए हैं, ठीक है। तो इससे हमारी पृथ्वी जब यहाँ से आकर पृथ्वी से टकराया तो जो है बर्फ़ पानी आ गया। पानी आया तो सबसे पहला जीव यहाँ पर आया, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर जीव उत्पन्न हुआ, और उसके बाद जब कॉमेट टकराया तो पृथ्वी ठंडी हुई और पृथ्वी पर पहले जीवित जीव कीमो हेटरोट्रॉप आया। इसी को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या करता था? कार्बन डाइऑक्साइड को खा करके ऑक्सीजन की उत्पत्ति करता था, और यहीं से फिर वर्षा होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और पृथ्वी ठंडी हो गई। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो इसी के साथ क्या आ गया? आइस एज आ गया, ठीक है। आइस एज में प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक जीव आए। देखिए कोशिका और सेल क्या होता है, मैं थोड़ा विज्ञान की तरफ आपको ले जाता हूँ। देखिए कितना कनेक्टिविटी वाला ये टॉपिक है, तो आपको समझना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि सभी आप सिलेबस को पढ़ेंगे तभी आप एक दूसरे के कनेक्टिविटी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस भी मांगता है कि प्रॉपर रूप से सब्जेक्टों का कनेक्टिविटी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आइस एज आया तो क्या हुआ कि सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया आए। साइनोबैक्टीरिया के बाद पहला जो है जीवित जीव यहाँ पर उत्पन्न हुआ। देखिए हमारे सेल जो होती है, सेल शरीर की सबसे सूक्ष्मतम और छोटी इकाई होती है, क्रियात्मक समूह की इकाई होती है, जिसे सेल कहते हैं। जो हम श्वसन करते हैं, जो हम पाचन करते हैं, जिसमें हमें कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। और जीव, प्रत्येक जीव में कोशिका उत्पन्न होती है, कोशिका होती है। ये कोशिका हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोट, एक होती है यूकैरियोट। यूकैरियोटिक जो होती है एक विकसित कोशिका होती है, प्रोकैरियोट एक अल्प विकसित कोशिका होती है। अब विकास की परिसीमा इनकी क्या है? तो उनके जो अंग होते हैं, जैसे कि कोशिकांग कहा जाता है, जैसे कि उसमें राइबो जो होता है उसको क्या बोलते हैं कोशिकांग में, एक सेकंड, उसके कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और केंद्रक होता है और टीएनए होती हैं, तो वो जो है ज़्यादा विकसित होती हैं, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोट में ये सब चीज़ें अल्प विकसित में या कुछ में तो होती ही नहीं हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रो माने सबसे पुराना, प्रिमिटिव, और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक, अर्थात ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक अल्प विकसित हो, उसे हम प्रोकैरियोटिक या प्रिमिटिव या पुरानी कोशिका के जीव वाले कहा जाता है। सबसे पहले जीव इन्हीं की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद आ जाता है प्रशांत महासागर में। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर भूगोल से कनेक्ट हुआ। प्रशांत महासागर, आपको पता होगा कि जब हमारा वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया गया कि बहुत बड़ा भूभाग था, जिसे हम पैंजिया कहते थे। इसके चारों ओर सागर पाया जाता है, जिसे हम पैंथालासा कहते थे, ठीक है। तो प्रशांत महासागर को हम पैंथालासा कहा जाता था। उसी में जो है कोशिकाएं पाई गई थी, ठीक है।
इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका वाला जो है जीव आया और महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत शुरू हुआ। फर्स्ट ह्यूमन यहाँ पर उत्पन्न हुआ, ठीक है। उभयचर जीव आए, वानर आए, ठीक है। ओशियन कंटेंट में विचरण, मतलब ओशियन सबसे पहला ह्यूमन की उत्पत्ति हुई, उभयचर जीव आए, उसके बाद वानर आए। सबसे पहले उभयचर को ही माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उभयचर हैं, उसके बाद वानर आ गए थे, ठीक है। मुझे पता है कि मैं आपको बहुत तेज़ी से पढ़ा के लेकर चल रहा हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए कंटेंट बहुत ज़्यादा है और मुझे ख़त्म करना है इसको। एक सेकेंड। तो पहला ह्यूमन जो हम देखते हैं उसको क्या कहा जाता है? रामापिथेकस। रामापिथेकस हमारा पहला ह्यूमन था, जिससे आगे चल के हम हेमोसेपियंस पर पहुंचते हैं। तो रामापिथेकस हमारे सबसे पहले पूर्वज थे, ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में पाए गए थे। तो मानव का विकास सिद्धांत किसने लाया था? तो डार्विन का विकास क्रमिक सिद्धांत था और वहीं से मानव के विकास की उत्पत्ति हुई थी। तो ह्यूमन का विकास एक दिन में नहीं अपितु क्रमिक रूप से हुआ है। फर्स्ट ह्यूमन जो हुआ था वो प्राइमेट्स के रूप में हुआ था, सेकेंड होमिनाइड के रूप में हुआ था और तीसरा होमोनिड के रूप में हुआ था। अब प्राइमेट्स में इसी के अंदर प्राणी आते हैं। तो प्राइमेट्स जो होता है इसी के अंदर क्या आते हैं? प्राणी आते हैं, ठीक है। एशिया और अफ्रीका में सबसे पहले प्राइमेट्स आए थे और प्राणी जो है यहीं से आए थे। प्राइमेट्स की उत्पत्ति जो होती है एशिया में होती है, अफ्रीका में सर्वाधिक उत्पत्ति अफ्रीका में माना जाता है। इसमें मानव आते हैं, लंगूर आते हैं, एप्स आते हैं। तो एप्स में ही वानर आते थे। शरीर पर बाल होते थे इनके, ठीक है, प्राइमेट्स के। होमिनिड क्या होता है? होमिनिड 4 पैरों पर चलते हैं। मस्तिष्क होमिनिड से छोटा तथा ब्रेन छोटा होता था, मतलब यही कहा जाता है कि होमिनिड से जो है छोटा होता था। होमिनिड आगे बताएंगे। तो होमिनिड से छोटा होमिनॉइड का मस्तिष्क होता था। इनकी पूंछ भी नहीं होती थी, ठीक है। और होमिनिड क्या है? उद्भव ये अफ्रीका में हुआ था। ब्रेन इनका बड़ा होता था, 2 पैरों पर चलते थे, औजार का निर्माण क्षमता थी इनकी। और इनकी 2 सबसे महत्वपूर्ण शाखा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस और होमो थी, ठीक है। तो होमिनिड, होमेनॉइड और प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स में ही मानव आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। होमो की प्रजाति क्या थी? तो होमो, जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो 2 प्रकार के थे ना, और किस में थे ये? तो होमिनिड में थे। होमिनिड 2 प्रकार का था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। तो होमो में प्रजाति में कौन कौन थे? तो होमो हैबिलस थे, होमो इरेक्टस थे और होमो सेपियंस थे। तो हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? तो होमिनिड से हुई है, ठीक है। और इससे 3 प्रकार के होमिनिड होते थे, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। होमो हैबिलस जो थे औजार बनाने वाला मानव इसको बोला जाता है। होमो इरेक्टस कौन था? यह 2 पैरों पर चलते थे। आग की खोज होमो इरेक्टस ने की थी। और होमो सेपियंस चिंतन करने वाला मानव जो वर्तमान का मानव है वो है, ठीक है। ह्यूमन सर्वाइव जीने के लिए पत्थर पर आश्रित होने रहते थे। देखिए आपको पता होगा कि जब सबसे पहले हम कुछ नहीं समझ पाते थे तो पत्थर को ही औजार बनाते थे। सबसे पहला हमारा जीवन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पत्थर से स्टार्ट हुआ था। तो हम क्या देखेंगे? पाषाण युग देखेंगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर कनेक्ट करती है ला करके। तो पाषाण युग, जिसे हम प्रागैतिहासिक युग कहते हैं। प्रागैतिहासिक युग किसको कहते हैं? पाषाण युग को कहते हैं। अर्थात ये किसने बताया था? तो जुर्गेन्सन थॉमसन का काल विभाजन सिद्धांत आया था। प्रागैतिहासिक काल को कई प्रकारों से बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल उसको काल कहते हैं जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, न कोई उसमें जो है कोई लिखित साक्ष्य नहीं, खुदाई के अवशेषों के आधार पर सारी चीज़ें प्राप्त की गई हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसमें सिर्फ पाषाण युग को रखा गया है। तो इसको अलग अलग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग प्रकार से इसको बांटा था। तो सबसे पहले कौन थे? जुर्गेसियन थॉमसन का विभाजन सिद्धांत आया था। कोपेनहेगन में रखी सामग्री के आधार पर इन्होंने प्रागैतिहासिक काल का विभाजन किया था। तो किस प्रकार से किया था? इन्होंने किया था प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में, एक स्टोन एज, एक कांस्य युगीन और एक लौह युगीन। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिर्फ खुदाई और अवशेषों के आधार पर सारी गतिविधियाँ देखी गई थी। तो 3 भागों में जब इन्होंने बांटा तो भाई कांस्य युगीन सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता थी इसमें लिखा गया था, भले ही नहीं पढ़ा गया हो लेकिन लिखा तो गया था, और लौह युग भी ये नहीं था। तो इस आधार पर इनका काल विभाजन फेल हो गया था, ठीक है। पर इसे माना नहीं गया, इन्हीं सामग्री के आधार पर निर्धारण किया गया था, ठीक है। क्यों नहीं माना गया इनको? तो कांस्य युग हड़प्पा काल को माना जाता है, लौह युग वैदिक काल को माना जाता है, प्रागैतिहासिक साक्ष्य खुदाई के अवशेषों को मान्यता देता है, ना कि लिखित साक्ष्यों को। उसके बाद जॉन लंबा का काल निर्धारण प्रागैतिहासिक पाषाण निर्धारण किया गया। ये 2 भागों में बांटा गया, एक पूरा पाषाण काल, एक नवपाषाण काल, ठीक है। इनके अनुसार मध्य पाषाण काल नहीं था।
ये विचार भी अमान्य घोषित हो गया। आधुनिक इतिहासकार प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट करके देखते हैं। ये है 3 प्रकार का। कौन कौन से प्रागैतिहासिक काल हैं? तो पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 5 लाख से 50,000 BC तक का है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, 10,000 BC से 7,000 BC तक का है। लाहुरा देव के आ जाने से 8,000 BC तक के साक्ष्य मान लिए जाते हैं। और नव पाषाण काल किसको कहते हैं? 7,000 BC से 2500 BC तक के टाइम पीरियड को नव पाषाण काल कहते हैं। ठीक है। पूरा पाषाण काल किसको कहते हैं? अभी देखिए हमारा 4 ही पेज हुआ है। पूरा पाषाण किसको कहते हैं? पैलियोलिथिक एज। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, एंशियंट अथवा प्राचीन, और लिथिक का अर्थ हो जाता है लिथोस, अर्थात हमारी धरती, स्टोन, पत्थर। पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? तो इस पर लिखा है पूरा पाषाण पत्थरों के आकार के आधार पर हम पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। भाई हम किस किस प्रकार के पत्थरों का यूज करते थे उसका काल निर्धारण हिसाब से किया गया है। ट्रांजिशन फेज को अलग कर दिया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, चूँकि टाइम कम है तो 16 मिनट की क्लास है, इससे हम निरंतर इसको लाते रहेंगे। मैं ख़त्म करने का जल्दी प्रयास करूँगा। नमस्कार।